जय हिंद। देखो, हमने चलाया हुआ प्रतिशत। प्रतिशत पिछले क्वेश्चन, पिछली वीडियो में है। अब यहाँ से करेंगे बाकी 100 के बाद से। क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करेंगे, आर एस अग्रवाल से। एक परीक्षा में 900 लड़कियां था, 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां था, 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? सबसे पहले उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का मतलब होगा, जैसे आप फेल या पास बोल लेंगे, तो फेल अनुत्तीर्ण और पास उत्तीर्ण। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लड़कियां पास हुई और लड़के कितने पास हुए। इसने बाद में पूछा कितने फेल हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो हमें फेल वाले बच्चे बताने। और अगर आपको फेल वाले बच्चे बताने तो लड़के हैं कितने 900 और लड़कियां हैं कितनी 1100। नहीं, लड़के हैं 1100 और लड़कियां हैं 900, यानी कुल मिला के 2000 बच्चे हैं, जिनमें 900 लड़कियां और 1100 लड़के। जिसमें आपने देखा 40% लड़कियां था, 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए, लेकिन बाद में डाटा निकालना अनुत्तीर्ण का यानी फेल का। और अगर तुम देख रहे कि 40% लड़कियां, तो मतलब अगर लड़कियां 40% उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण कितनी होंगी 60%। और लड़के तो फेल या पास दोनों ही 50% है। लड़के फेल 50 हैं तो पास 50 रहेंगे, पास 50 हैं तो फेल 50 रहेंगे। लेकिन लड़कियां पास 40% है, उत्तीर्ण 40% है। और हमें आंसर निकालना अनुत्तीर्ण का, तो 1100 का 50%। और हमेशा 50% का मतलब तो ऐसे ही समझते रहो कि 50% का मतलब होगा आधा। तो 1100 के आधे बच्चे पास हुए तो आधे बच्चे फेल हुए। 1100 को 2 से भाग लगा लोगे तब भी आधे निकाल लोगे। तो 1100 में आधे बच्चे फेल हैं, आधे बच्चे पास हुए। ऐसे ही 900 लड़कियों का 60% क्या हुए, 900 लड़कियों में से 60% फेल हुए। यहाँ पे देखें तो 9 6 54, 540 लड़कियां फेल हैं, 540 लड़कियां फेल हैं। तो 550 और 540 1090, 1090 बच्चे, 1090 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने 1090 फेल हुए। कितने में से 2000 में से। प्रतिशत निकालना, प्रतिशत निकलेगा 100 पे। तो ये आप देखोगे 54.5% विद्यार्थी फेल हुए। कितने अनुत्तीर्ण हुए 54, यानी ऑप्शन सी। कल से राकेश यादव शुरू करेंगे, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो जल्दी जल्दी से, जितनों को बता सको बता दो। अगर क्लास अच्छी लगे तो 2 4 को और को बताओ। बोले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, देखो एक अलग टाइप है, ध्यान से समझेंगे। 60% विद्यार्थी इंग्लिश में तथा 70% विद्यार्थी मैथ में और 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। 20% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में। यहाँ पे देखें 60% सो इंग्लिश में क्या हुए, सब अनुत्तीर्ण का डाटा है। 60% इंग्लिश में अनुत्तीर्ण फेल हुए, 70% मैथ में फेल हुए और 20% दोनों में फेल हुए। मतलब एक बात समझोगे, इन क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना लोगे, कैसा भी क्वेश्चन है तो एक चीज समझो। अगर 60% इंग्लिश में फेल हुए और 70% मैथ में फेल हुए और 20% दोनों में फेल हुए, मतलब ये हुआ। सबसे पहले तो एक बात समझो, मैक्सिमम परसेंटेज पहली क्लास में सीखा था कितना हो सके। मैक्सिमम कोई भी परसेंटेज कितना हो सके 100%। ऐसा अगर आप देखोगे इंग्लिश में और मैथ में तो कुल मिला के 130% बच्चे फेल हुए। तो ये ज्यादा बच्चे इसलिए होंगे कि आप अगर देखना चाहोगे तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डबल डबल दो बार काउंटिंग हो रही है जिनकी। तो इन्होंने बताया हमें कि यहाँ पे देखो, मान लो ये सारे बच्चे मैथ के, ये सारे बच्चे मैथ के और ये सारे बच्चे इंग्लिश के, ये सारे बच्चे मैथ के और ये सारे बच्चे इंग्लिश के। इसने कहा मैथ में कुल 70 फेल हुए। मैथ में कितने फेल हुए पूरे मैथ को। अगर पूरा मैथ देखना चाहोगे यहाँ से यहाँ तक मैथ का गोला है, और इधर से देखोगे इंग्लिश का ये गोला। कुछ नहीं करना, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझेंगे। मैथ में कितने फेल हो रहे
70% मैथ में फेल हुए। अब 70 कहाँ पे लिखोगे, 70 इस पूरे गोले के अंदर आने, तो सबसे पहले आप लिखो 20% दोनों में फैले। दोनों में कितने फेल हुए, 20%। मैथ के लिए कितने फेल हैं, 20। इंग्लिश के लिए कितने फेल हैं, 20। 20% दोनों में फैले। लेकिन फिर बताया गया मैथ में फेल हुए 70%। और अगर मैथ में 70 हुए तो देख लो सारे बच्चे 70% मैथ के हो गए क्या। ऐसे इंग्लिश में बताया, तो इंग्लिश में अगर देखोगे, इंग्लिश में सारे फेल हो रहे 60। ये 20 दोनों बार जुड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में ही कहा गया था दोनों में कॉमन फेल है। तो आप देख रहे 5 2 7 और 4, यानी गलत पढ़ लिया हमने। किसी 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 77 गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यहाँ पे देखिए सारी चीजें गलत हो रही, कुछ फेल हुए कुछ पास हुए। यहाँ पे देखो आप, मतलब डाटा ऐसे लेंगे, 60% इंग्लिश में फेल हुए, सॉरी पास हुए ये, और 70% मैथ में पास हुए, और 20% दोनों में फेल हुए। अब यहाँ एक चीज समझे, अगर ये चार्ट बनाओगे कुछ नहीं करना, पूरे 2 सेकंड लगेंगे बस। लेकिन अगर फैल के यहाँ फैल के लिखोगे, यहाँ पास के लिखोगे, तो कैसे आंसर आएंगे। आप यहाँ पे एक ही बार में या तो फैल बताओगे या पास बताओगे। अब यहाँ फैल रख लिए और यहाँ पास रख लिए, ऐसे थोड़ी आंसर आ रहे। तो आंसर लाने के लिए या तो सारे के सारे फैल हो या सारे के सारे पास हो। अब यहाँ पे देखो, अगर 60% इंग्लिश में पास हुए, 70% मैथ में पास हुए, लेकिन ये 20% दोनों में फेल हुए, या तो इन्हें 60 रखो, इसे 70 रखो, इसे 80 करना पड़ेगा। क्योंकि ये 60 पास हुए, 70 पास हुए, तो ये 80 पास हुए। ये 60 पास हुए, 70 पास हुए, ये 80 पास क्यों हुए। अगर 20 फेल हुए तो पास कितने हुए, 80। पास कितने हुए, 80। अब यहाँ पे देखो, अगर पास 80 हुए तो भाई ये 60 पास है, ये 70 पास है, और ये कुल दोनों में यहाँ पे बीच में 80 रखोगे, और यहाँ कितने बनाने, 60। तो कोई परेशानी नहीं, अगर ये 80 है तो ये -20 है, 60 हो गए। लेकिन तुम एक चीज सोच सको, अगर ये 60 पास हुए तो फैल कितने हुए होंगे, फैल कितने हुए होंगे, 40। और अगर ये 70 पास है तो फैल कितने हुए होंगे, 30। ऐसे भी तो लिख सको, ये फैल है, ये फैल है, ये फैल है, या ये पास करो, ये पास करो, ये पास करो। तीनों को एक ही कैटेगरी में रखना है, तो सारे के सारे बच्चे एक ग्रुप में रखोगे, तो सारे पास के रखो या सारे फैल के रखो, दोनों तरीके से आंसर बढ़ेगा। अब अगर पास के रखोगे तो ये 60, ये 70 और ये 80 पास हो रहे, तो यहाँ 80 रखोगे और यहाँ 60 करने, क्योंकि केवल इंग्लिश में मान लो 60 पास हुए और यहाँ 80 यहीं पे आ गए, 80 तो यहीं आ गए, सारे इंग्लिश में 60 पास हुए, तो यहाँ -20 करोगे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ऐसे ना करके यहाँ पे सारे को फैल फैल बना लो, ये 40 फैल, ये 30 फैल, और ये, तो दोनों विषय में फैल कितने हैं, 20। पहले से ही बताया दोनों विषय में फैल कितने, ये केवल पास बताए थे, इसलिए हमने इन्हें बदल दिया, क्या कर दिया, फैल। ये 20 फैल हुए, सारे के सारे मैथ में 40 फैल हुए। इंग्लिश में, इंग्लिश में सारे कितने फैल हुए, 40। और मैथ में कितने फैल हुए, 30। देखो मैथ में कितने फैल हुए, 30। इंग्लिश में कितने फैल हुए, 40। अभी सारा डाटा किसका, फैल वाले का। अभी आपने इधर से लिखा सारा डाटा किसका लिखा, फैल का। पहले क्या लिखा, दोनों कॉमन वाले लिख लिए, दोनों में फैल कितने, 20। मैथ में फैल कितने, 30। 30 और इंग्लिश में फैल कितने, 40। इंग्लिश में फैल कितने, 40। मैथ में फैल कितने, 30। दोनों में फैल कितने, 20। या पास वाले लिखते तो तुम्हें आसान ये लगेगा कि फैल वाले लिखना आसान है, दोनों तरीके से बना लो, कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब समझ आया कि 50%, 20 20 40 और 10, 50% बच्चे फैल हुए, तो भाई पास कितने होंगे, 85% पास हुए होंगे फिर तो। अगर फैल 50% है तो पास 50% है। ठीक है भाई, तो अगर 50 फैल हुए, क्योंकि यहाँ पे हमने डाटा किसका निकाला, सारे फैल फैल वालों का, ये डाटा केवल फैल का, और ये डाटा केवल पास का हो जाता है। ये केवल पास है, इन्हें फैल, इन्हें भी पास करना पड़ेगा। यहाँ पे 80 के बदले, 20 के बदले 80 लिख दो, सारे के सारे पास कर दिए। तो अगर 50 फैल हुए तो 50 पास है। इसने दिया था यदि तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, तो उत्तीर्ण कितने रहे, 2500। तो अनुत्तीर्ण कितने रहे होंगे, 2500। तो कुल मिला के विद्यार्थी कितने, 5000। तो आप ऐसे लिख सको 2500 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, यानी आधे अनुत्तीर्ण है, तो आधे
उत्तीर्ण भी, जितने अनुत्तीर्ण है उतने उत्तीर्ण है, तो आंसर कितने बताओगे? 5000। लेकिन ऐसे लिख दो 2500 फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए ना, 2500 विषय में उत्तीर्ण हुए, सॉरी 2500 उत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थी कितने? 100, 50 फेल 50 पास, तो पूरी क्लास में विद्यार्थी कितने थे? 5000। ऑप्शन नंबर ए लगा दो। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट देखो, एक परीक्षा में, अब आराम से बना लो, कोई परेशानी नहीं। 42% अभ्यर्थी, 42% अभ्यर्थी गणित में यानी मैथ लिख दिया, 52% अभ्यर्थी इंग्लिश में अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी ये दोनों फेल हुए। केवल एक ही काम करना, डाटा एक जैसा रखना। 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, इस बार कुछ नहीं बदलाव हुए। 17% दोनों विषयों में, ये भी सारे के सारे फेल हुए, सभी फेल का डाटा। तो तुम्हें अपनी ओर से कोई नहीं बदलाव करना, तो सीधे लिखो, ये बना लो मैथ, और ये बना लो, एक गोला पूरा का पूरा बनाया मैथ के लिए और एक गोला बना लिया इंग्लिश के लिए। पहले क्या लिखना, सारे फेल हैं तो कुछ नहीं परेशानी, 17 फेल हो गए, 17 क्या हुए? फेल। जबकि 42 मैथ में फेल हो रहे। अब अगर 42 पूरे मैथ के चार्ट में फेल हैं, पूरी मैथ की क्लास में 42 फेल हैं, 25 और 17 42, और इंग्लिश में 52 फेल हैं, तो 35 और 17 52, तो कुल मिला के 35 और 25 60, और 17 77% फेल है। फेल कितने? 77। ये ध्यान रखना, तुम ले क्या रहे कि फेल का डाटा लिया तो फेल आएगा, पास का लिया होगा पास आएगा, इसमें इतनी परेशानी नहीं। तो पास कितने बचेंगे? 23% बचेंगे पास, क्योंकि कुल विद्यार्थी कितने होंगे? पूरे 100%। प्रतिशत की सारी क्लास समझो, बाकी प्रतिशत के 100 की वैल्यू कहाँ कहाँ से हुए कैसे हुए सब पता लगी। 77% अगर फेल हुए तो 23% पास होंगे। इन्होंने संख्या दी थी दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब पास। 46 अभ्यर्थी अगर पास हुए तो 46 पास हुए, प्रतिशत में कितने पास हुए? 23। तो कुल विद्यार्थी कितने? तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या। आपसे पूछता फेल अभ्यर्थियों की संख्या बताओ, किससे गुणा करते? फेल कितने? 100, 23 तो पास ही हो गए, तो फेल 100 कहां से? फेल कितने? 77। अगर फेल 77 पूछता तो केवल कितने लिखते? 77। आपसे पूछ रहा क्या? कुल यानी टोटल, तो आंसर बता दो। 200 अभ्यर्थी हैं क्लास के अंदर। अगर कोई चीजें समझ ना आवे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, कोई भी बात अगर समझ नहीं आ रही होगी तो कमेंट में पूछ लेंगे आराम से, और अगर समझ आ रही होगी तो लाइक कर देंगे। देखो, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 72% ने तो लिया जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, 44% ने लिया मैथ, 44% ने लिया मैथ। अब एक चीज देखेंगे, 4 2 6 7 4 11, यानी कक्षा में कुल कितने बच्चे होंगे? केवल 100% ही बच्चे हो सके। किसी भी चीज में, कोई भी चीज, कोई भी काम अपने आप में केवल कितना हो सके? 100%। अब बच्चे तो मान लो जितने आए, 100% का मतलब ये नहीं होता कि 100 ही आए। अगर 150 आए तो 151 सब्जेक्ट कैसे ले लेंगे? परसेंटेज 100 से ज्यादा तभी बढ़ेगा कि मान लो 10 कहीं पे 10 मरीज गए और वो बोल रहे कि हमने 110% रिजल्ट दे दिया, मतलब कि उन्होंने 11 मरीज ठीक कर दिए। 10 मरीज गए थे, 11 ठीक कर दिए, तब 110% हुआ। वो मैक्सिमम 10 गए तो कितने ठीक होकर आवेंगे? 10 के 10, तो कितना परसेंट रिजल्ट हो सके? केवल 100%। अधिकतम 10 में से कितनों को ठीक करोगे? 10 को ही ठीक करोगे। और अगर 10 को ठीक करोगे, अब यहाँ पे एक चीज समझ रहे हो कि भाई 72 बायोलॉजी ले गए, 44 मैथ ले गए, 116% हो गए। इसका मतलब कुछ विद्यार्थी, इसका मतलब है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट भी लिए होंगे, जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए होंगे, इसीलिए ज्यादा बढ़ेंगे। तो 16% विद्यार्थी वो हैं जो दोनों सब्जेक्ट ले रहे, यानी 16 विद्यार्थियों ने बायोलॉजी में भी नाम लिखा है और मैथ में भी नाम लिखा है। 16% ने बायो में भी नाम लिखा दिए और मैथ में भी नाम लिखा दिए, इनके पास दोनों सब्जेक्ट हैं। और 16% के लिए संख्या बताया, 40 विद्यार्थियों ने दोनों सब्जेक्ट विषय लिए, 40 ने ये दोनों विषय लिए।
अगर 40 ने दोनों विषय लिए और हम कह रहे 16% ने दोनों विषय लिए, एक ही बात है, 16% की बराबरी क्या है 40। तो क्या पूछेंगे कुल कितने विद्यार्थी, तो मैक्सिमम विद्यार्थी कितने हो सके 100, तो ये बनेगा आंसर 250, यानी कुल विद्यार्थी होंगे 250। ऑप्शन नंबर सी। आराम से समझ आ रहे होंगे, पूरी मैथ आराम से समझ आएगी। बोले नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, ऑफलाइन क्लास की तरह आदत पड़ रही कि नेक्स्ट बोल लें, अब यहाँ पे नेक्स्ट चलाने पड़ेगी। यहाँ पे देखेंगे एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिनमें 40, 50 और 60, 40, 50 और 60 छात्र हैं। एक में 10%, दूसरे में 20% और तीसरे में 10% पास हुए। ये 40 में का 10% पास है, इन 50 का 20% पास है और इन 60 का केवल 10% पास है। 40 का 10% निकाल लोगे 4 बनेगा, अभी देख रहे निकाल के कैसे बने। 50 का 20% निकाल लोगे 10 बनेगा और 60 का 10% निकाल लोगे तो 6 बनेगा। अगर तुम्हें इतनी बात समझ आ जाए कि प्रतिशत को कभी भी किससे भाग लगाओगे, नंबर बनाने के लिए 100 से, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करें और नंबर में बदलने के लिए 100 से भाग करें, तो अगर 100 से भाग करें तो मतलब 100 में कितने जीरो हुए 2 जीरो। अगर तुम्हें दिखाई दे रहे कि 2 जीरो है तो डायरेक्ट काट दो, गुणा करके डायरेक्ट काट दो। 40 का यानी प्रतिशत को बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग लगा रहे होंगे, 100 से भाग लगा रहे होंगे। अब मान लो परसेंटेज जिससे निकालना नहीं आता वो करेगा 40 का 10%, तो एक चीज तो आराम से समझ लो, हमेशा 2 जीरो कटेंगे। 50 का 20%, क्या आ गया ये, 50 का 20%, तो हमेशा प्रतिशत को नंबर में बदलोगे तो 2 जीरो से भाग लगेगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा था 2 जीरो कटे 4 बचा, 4 गुणा 1 4, 5 गुणा 2 10, 2 जीरो भूल जाओ, 6 गुणा 1 6 और 60 का 10% भी लिखोगे ऐसे ही बनेगा। तो आगे से कोशिश करनी कि प्रतिशत को नंबर में बदलने के लिए अगर संख्या में 2 जीरो है तो डायरेक्ट गुणा लगा के बता दो। मान लो कोई कह रहा 20 का 30%, तो बता दो 6, 20 का 30% कितना 6, क्यों इसका मतलब 20 का 30%, 2 जीरो लगेगी और आगे सीखेंगे बाद में। अभी देखें 4 यहाँ पे 10 यहाँ पे 6 यहाँ पे, कुल मिला के पास कितने हुए 20, 4 6 10 और 10 20 पास हुए और 5 दिया 15, मतलब 150 बच्चों में से 20 बच्चे पास हुए। और अगर परसेंटेज में बदलोगे 50 गुणा 3, 50 गुणा 2, 40/3, यानी ये बनेगा आपका 13 1/3 विद्यार्थी पास हुए, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ध्यान रखा करें ऑप्शन कौन से है, अपने आप देख लेंगे, गलत भी हो जो यहाँ बोर्ड पे लिखा होगा वो सही है। 13 सही, 1/3% बच्चे क्या हुए पास हुए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि। हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए 20% का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आवे 1/5 या 2/10, 20% वृद्धि हुई, लेकिन इनकी बिक्री जो है 15% कम होगी, 3/10, 3/20 सॉरी, 3/20। 15% को कैसे लिखेंगे 15/100। तो याद करना भी जरूरी नहीं है, आराम से लिखे जा सके, जितने ज्यादा याद होंगे उतना ही समय बचेगा, 1-2 सेकंड, एक एक सेकंड बहुत कीमती पेपर में। यहाँ पे देखेंगे 20% 1/5, यानी खिलौने के मूल्य में वृद्धि हुई, 5 रुपए का खिलौना आज 6 का कर दिया, 5 का खिलौना कितने कर दिया 6 का, लेकिन 20 रुपए का माल अब 17, मतलब 20 खरीदार के बदले केवल 17 खरीदार आ रहे। पहले 5 रुपए दे था एक, अब रुपए देगा एक ही 6, लेकिन पहले बिक्री हो रही थी 20 खिलौनों की, अब बिक्री हो रही 17 खिलौनों की। तो इसका मतलब अगर एक 5 रुपए देगा तो 20 व्यक्तियों ने कितने दिए होंगे 100, लेकिन अब एक 6 दे रहा और 17 ने कितने दिए 102। तो कुल मिला के क्या हुआ, अब भले ही बिक्री घटी, रेट बढ़ने से 2% का क्या हुआ फायदा हुआ, 2% की वृद्धि हुई। ऑप्शन ए लगा देंगे, 2% की वृद्धि। देखिए नेक्स्ट देखेंगे,
देखें भाई, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 25%, 25% का मतलब होगा 1/4, और 5% खाद्यान्न यानी फूड, 1/20, और 15% मतलब अभी पढ़ा था हमने 3/20, और 10% कपड़े मतलब 1/10। देखो, दो प्रकार के क्वेश्चन हुए, एक तो हमेशा बोलेगा शेष राशि पे, ये वाला तो अलग टाइप है। शेष राशि पे मान लो आपके पास जितने थे, फिर जितने खर्च कर दिए, अब जो बचे वो जो अगला परसेंटेज है उस पर खर्च कर रहे। और एक हुआ कि हमने 20 यहाँ खर्च किए, 10 यहाँ खर्च किए, 5 यहाँ खर्च किए, वो सारे खर्च करे। तो इसमें हमें इसकी आवश्यकता नहीं, तो केवल प्रतिशत पता लगाने थे। यहाँ पे इसने कहीं नहीं बोला कि आपने शेष का खर्च किया। इसने कहा अजय अपने वेतन का 25% घर के, 5% खाद्यान्न, 15 यात्रा, 10% कपड़ों पर खर्च करता है। अभी इसने कहीं से नहीं बोला कि आपने शेष पे खर्च करे। तो मतलब 25% घर पे, घर खर्च, घर के नाम के खर्च कर दिए, 5% खाने के नाम के खर्च खर्च किए, 15% यात्रा पे खर्च करे, और 10% कपड़ों पे खर्च करे। तो कितने हुए? 25, 5, 30, 10, 40 और 15, 55% खर्च कर दिए। कितने खर्च करे? 55। इसने टोटल का 25 वहां खर्च किए, टोटल का 10 वहां खर्च किए, टोटल का 5 वहां खर्च किए, टोटल का 15 वहां खर्च किए, जो जो भी है सारे के सारे पूरे में से खर्च करे। अगर कहता कि हमने टोटल का 20% यहाँ खर्च करे, फिर शेष का 10 यहाँ खर्च करे, वो बात अलग है। जब शेष की बात आएगी, अलग से क्वेश्चन मिलेंगे, वो चीज अलग है। यहाँ पे तो आराम से बना लोगे, 25, 5, 30, 15, 45, 10, 55। कितने खर्च करे? 55। और अगर आपने 55 खर्च करे तो बचे कितने होंगे? कोई भी बता देगा, 45। क्यों? क्योंकि कुल आय कितनी हो सके? 100। कुल सैलरी कितनी? 100। सब कुछ कितना? 100। तो अगर 55 आपके पास थे, 100 खर्च 55 कर दिए, तो बचे कितने? 45। लेकिन इसने कहा हमने बचाए 27,000। तो भाई हम बता रहे प्रतिशत में तो बचा रहे 45%, लेकिन रुपए में कितने बचा रहे? 27,000। तो इसकी कुल आय, तो 27,000 की वैल्यू किसकी है? ये 45% की। और वैल्यू निकालनी किसकी? कुल आय की, क्योंकि ये जो खर्च करे ये भी इसी के पास थे। तो यहाँ से डिवाइड लगाओगे, 5 से 9 बार, 5 से 20 बार, 9 से 3 बार, और 60,000 बनेगा ये शायद, 60,000, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इसके पास कुल कितने थे? अजय के पास कुल कितने थे? 60,000 रुपए। इसने टोटल का खर्च करे थे, शेष का खर्च नहीं करे थे। अगर शेष का खर्च करता तो फिर ये सारे के सारे 55 नहीं बनने थे। चले आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखो, कौशल के मासिक वेतन का 12% बराबर है नंदनी के मासिक वेतन का 16%। कौशल का मासिक वेतन कितना? 12, नंदनी का कितना? 16। और सुरेश के मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है, बाद में बात करेंगे। सुरेश का जो भी वेतन है नंदनी से आधा है। एक बात बताओ, कौशल का वेतन कितना बनेगा? 12? नहीं, कौशल का वेतन जो जिसके पास है, ये बात तो दिमाग में रखो, उसका नहीं है। कौशल के पास कितना? 16। नंदनी के पास कितना? 12। तो आप लिख सको आराम से, कौशल और नंदनी को ऐसे भी लिख दो, 16, 12, कोई परेशानी नहीं। इसे लिख दो 8, 6, तब भी कोई परेशानी नहीं। इसे लिख दो 4, 3, तब भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि किस में बदल रहे? अनुपात में। तो 16 को अगर थोड़ा छोटा कर लोगे, 8 और 6। अब सोच रहे 4, 3 क्यों नहीं लिखा? 4, 3 इसलिए नहीं लिखा, 4, 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौशल 8 कमावे, 8 दूनी 16, और नंदनी 12, 6 दूनी 12, 2 से भाग लगा दिया। क्योंकि इसने कहा था सुरेश का जो वेतन है नंदनी के वेतन का आधा है। सुरेश का वेतन कितना? नंदनी के वेतन का आधा है, हाफ है। तो अगर यहाँ 4, 3 लिखते तो यहाँ 1.5 लिखते, कोई परेशानी नहीं, 1.5 लिखा जा सके। लेकिन 8, 6 लिखने में भी ऐसा नहीं कि किसी से अनुमति लेनी पड़ेगी कि 8 क्यों लिख दिए। आराम से लिख दो, 8 लिखो, 80 लिखो, 800 लिखो, कुछ भी लिखो, तुम्हारी मर्जी। ये जरूरी नहीं कि तुम्हें किसी ने कह दिया कि ऐसे सेट कर लेना अपने आप को, ये मैथ में सेट नहीं होते। यहाँ में देखे, कौशल 8 कमावे, नंदनी 6 कमावे, सुरेश 3 कमावे। लेकिन इसने बताया सुरेश का वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन का मतलब होगा, वार्षिक वेतन है 1,08,000 रुपए। कितना? 1,08,000। कितने समय का है? वार्षिक यानी पूरे साल का, यानी 12 महीने का। और ये इनका है महीने का, मासिक, इसलिए इसका महीने का निकाल लोगे
तो ये बनेगा 3 से क्यों गुणा करें, महीने का है 4, 27,000। हमें निकालना कौशल का, निकालना डायरेक्ट कौशल का निकाल दो। देखो अगर आप डायरेक्ट कौशल का निकाल दोगे, सुरेश का है कितना, 1,08,000 वार्षिक है, ये बात ध्यान रखें। वैल्यू 3 की होनी थी, लेकिन वैल्यू 3 की तब होती अगर ये महीने का होता, तब ये 3 की वैल्यू होती। अभी पहले 12 से भाग लगाया महीने में बदलने के लिए, और 3 से भाग लगा रहे, 3 की वैल्यू है, और वैल्यू निकालनी किसकी, 8 की। और बस गुणा लगाओ, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 12, 12 दूनी 24, यानी ये बनेगा 24,000 रुपये। तो कौशल का वेतन कितना आया, 24,000। कौशल का मासिक वेतन कितना आया, 24। कौशल का निकालना 8 से गुणा किया, नंदनी का निकालते 6 से गुणा करते। अगर यहाँ 8 के बदले 4 लिखते तो ये अपने आप 1.5 से भाग लगता, 1.5 से भाग लगता तब भी उतना ही रहता। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखे भाई, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। कितना खर्च कर लिया, 80% खर्च कर लिया। वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37% की वृद्धि होती है। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 37% की वृद्धि हो रही। अब एक बात बताओ, सबसे पहले कोई व्यक्ति कितने कमाता होगा, 100 रुपए, कितने खर्च करेगा, 80 रुपए, क्योंकि बताया था हमारे एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है, 80, तो हमारी बचत कितनी होगी, 20। हमने कमाए 100, खर्चा कमाने का तो पता लगेगा, जितने कमा रहे 100% के बराबर है, लेकिन खर्च कितना कर रहे हैं वो क्वेश्चन बतावेगा, वो कोई बतावेगा कि मैं इतना खर्च करूं, और वो जितना खर्च कर रहा है उसने बताया कि हम 80% खर्च कर रहे हैं, ये व्यक्ति 80% खर्च कर रहा, तो बचाए कितने, 20%। अब अगर 20% बचाए, तो एक बात देखो, तो एक बात समझेंगे, इसने बताया, इसने बोला कि भाई खर्च, अच्छा यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे गलत हो रहा है, 37.5 है भाई वृद्धि में, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ देखें, कमाई 100 रुपए, खर्च 80 ही है, लेकिन बचत कितनी होगी, 20। लेकिन यहाँ पे एरर की वजह से हुआ कि जो खर्च में वृद्धि थी 37.5% की वृद्धि है, सारे गलती थी, और आय में जो वृद्धि हुई वो केवल 16.5% की वृद्धि, 16 सही 2/3% की वृद्धि। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इनकम कितनी है, 100 रुपए, खर्चा कितना है, 80 रुपए, तो बचत कितनी, 20 रुपए। लेकिन अभी आय बढ़ी 16 सही 2/3, खर्च बढ़ा 37.5%, और बचत कितनी बढ़ेगी, वर्तमान में बचत कितनी होगी ये बताना। तो यहाँ देखो, सबसे पहले 16 सही 2/3 के बारे में जान लो, बहुत अच्छी चीज है, जरूरी भी है, बार बार याद भी करना। 1 बटे कितना बनेगा ये, इसे लिखोगे आप 50/300, यानी 1/6, तो याद रखोगे 1/6। 16 सही 2/3 कितना बनेगा, 1/6, और 37.5%। जब डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने तो दोनों डिजिट यही रखेगा, आसानी से आंसर बना लोगे, कोई परेशानी नहीं। 3/8, क्योंकि ये 75/200 बनेगा, 25 × 3 25 × 8, तो केवल ये याद रखना, जहाँ 16 सही 2/3 मिलेगा 1/6, और जहाँ 37.5% मिलेगा 3/8। अब एक बात समझो, यानी ये 16 सही 2/3 का मतलब क्या होगा, कि आप अगर 6 रुपए कमा रहे थे तो 1 रुपया ज्यादा कमाने लगे। अगर पहले आपकी आय, हमेशा ये बात, हर में जो नीचे संख्या होगी वो कुल होगा, उसके बाद उस पर बढ़ेंगे या उस पर घटेंगे। तो अगर आप 6 रुपए कमा रहे तो अब 1 रुपया ज्यादा कमाने लगे, कितने कमाने लगे, 7। और आप 8 रुपए खर्च कर रहे थे, अब कितने खर्च करने लगे, 3 और खर्च करने लगे, तो अब खर्च करने लगे 11। लेकिन अब यहाँ पे समझो, चूजी बोल रहे हैं कि हम तो केवल 100 से चलेंगे, तो भाई अगर 100 से चलोगे, इसका 1/6 बना ही नहीं सकते, 100 का, तो अब थोड़ा सा 2/3 से एक बात समझ आ गई, 1/6, यानी अगर कोई व्यक्ति पहले 6 कमा रहा, अब 1 ज्यादा कमाने लगा, 7 कमाने लगा, मतलब इसे 6 भाग में, पहले वो 6 भाग में कमा रहा था, अब कितने भाग कमाने लगा, 7। और अगर आप 100 रखोगे तो किसी भी कंडीशन में ऐसे बनाओगे कि भाई पहले 6 कमाए गए थे, अब 7 कमाए जा रहे, तो इसका मतलब भिन्ने बदल गई, क्वेश्चन को क्या बना लोगे, मुश्किल बना लोगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम 100 मान रहे,
ये कहीं घर से थोड़ी आया कि 100 ही कमा रहा कोई व्यक्ति। कौन कमा रहा 100? कोई भी नहीं कमा रहा। कितने किसके नंबर आ रहे 100? कुछ नहीं हो रहा 100। तो आप इसका मतलब आप कुछ मान रहे यहाँ भी। तो भाई अगर कुछ मान रहे तो एक बात समझे, इस भिन्न को देखते ही आप एक चीज समझ जाए कि जो कुछ मान रहे थे वो किस अनुपात में मानना, वो 6 के अनुपात में मानना। और अगर वो 6 के अनुपात में मानना, इसे आप 6 के बदले 600 लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। 300 लिख दो तब भी कोई परेशानी नहीं। हमने यहाँ पे चलो 600 लिख दिया। मान लो व्यक्ति 600 कमा रहा, अब 600 का 80% खर्च करेगा तो 6 अट्ठे 48, 480 खर्च कर दिए। इतनी बात है, कोई परेशानी नहीं होती। ये बात समझनी थी, 1 सेकंड का काम है कि ये 6 से 600 क्यों लिखा। अब अगर इसे लिखोगे 700/6 गुणा करते रहोगे, आराम से कर लियो, 10 मिनट बाद क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यहाँ से हमने केवल 6 से गुणा कर दिया कि जिससे 6 से डिवाइड हो जाए। 80% खर्च कर रहा था, अभी भी 80% ही खर्च हो रहे और बाकी बच रहे होंगे। अगर यहाँ 100 में से 80 खर्च करके 20 बचे थे तो यहाँ पे 6 गुणा बचेंगे, 120 बच रहे। और इससे फायदा ये हुआ कि ये भाई 1/6 ज्यादा कमाने लगा और 3/8 ज्यादा खर्च करने लगा। अब गुणा कुछ नहीं करना, तो यानी 100 ज्यादा कमाने लगा, अब कमाने लगा 700। इससे ये फायदा हुआ, 6 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 100, तो 700 कमा रहा। जैसे ऐसे भी तो लिखते 600 पहले कमा रहा था, अब कमा रहा कितने 700। लेकिन पहले 100 कमा रहा था, अब 6 से भाग लगाओ, 7 से गुणा करो, जितना बनेगा 700/6। अंतर ये है, इसलिए बदलना। जिसने ये बदलना सीख लिया वो पास कर गया पेपर। 480 कमाने खर्च करने वाला अब पहले कितने खर्च कर रहा था 8, अब कितने खर्च करने लगा 11। ये पहले 6 कमा रहा था, 7 अब पहले 6 कमा रहा था, अब 7 कमाने लगा, क्योंकि 1 रुपया 1/6 वृद्धि होगी और इसके में कितनी वृद्धि हुई 3 की। तो 8 पहले खर्च थे, अब 3 ज्यादा खर्च हो गए, तो मतलब 3 खर्च नहीं हुए। अब यहाँ 3 करोगे तो मतलब बाद में फिर जोड़ोगे कि 3 और बढ़ गए। अब पहले ही लिख लो कि भाई 3 और बढ़ गए, 8 तो पहले ही खर्च थे, 3 और बढ़ गए, 11 खर्च हो गए। 60 गुणा 11 यानी कितना बना 660। तो ये खर्च करने लगा 660, तो ये कमा रहा कितने 700, खर्च कितने कर रहा 660, तो बचत कितनी 40। आराम से बना लिया। बचत कितनी 40 की बचत है, और 40 की अगर बचत है, ये बचत होगी 700 पे। ये बचत किस पे 700 पे, गुणा किससे 100 से। तो आंसर लगेगा 5 सही 5/7%। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसे आप 3 4 5 7 सेकंड के अंदर भी बना सको, जब ये कैलकुलेशन तुम्हें पहले से पता होगी कि क्या करना। प्रैक्टिस के बाद पता लगेगी, पूरा मैथ आराम से सीख लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब 10 क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाने पड़े, इतना समय लग जाएगा, तुम्हें लगेगा क्लास बड़ी हो रही। बताओ इतना समय तो लगेगा। 10 से कम क्वेश्चन कितने करावे, जल्दी कराने से फायदा क्या है। कुछ को लगेगा कि जल्दी जल्दी करा दो, कोई फायदा नहीं होना फिर उनसे भी। यहाँ पे देखेंगे 10 लास्ट क्वेश्चन। राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर। अब ध्यान समझे, 20% घरेलू आवश्यकता यानी 1/5। इस बार साफ लिखा हुआ शेष आय का 15%। पिछले वाले क्वेश्चन में शेष नहीं था, लेकिन इस बार शेष लिखा हुआ, ये ध्यान रखना, और शेष पे चीजें बदलेंगी। शेष आय का 30% यानी 3/10, और अब बचे उसके पास 9520 रुपए। अब एक बात देखो, 5 रुपए थे, कितने खर्च कर लिए 1, तो बचा कितने 4। जो खर्च करे होंगे घट गए होंगे, बाकी बच रहे होंगे। 5 में से आपने 1 खर्च कर लिया, 4 बचे। 20 में से 3 खर्च कर लिए तो कितने बचे 17। 10 में से 3 खर्च कर लिए तो कितने बचे 7, और बस इतने ही खर्च करे। 20×5 100 गुणा 10, 1000 थे मान लो तुम्हारे पास, इतनी गुणा कोई भी कर लेगा। 17×7 119, गुणा 4 476। अब भाई हमारे पास थे 1000, बचे कितने, ये हमारे पास थे और ये बचे हुए, क्योंकि हमने खर्च 5 में से 1 करा तो बचेंगे कितने 4, ये शेष है, ये कुल बचे हुए। तो हमारे पास अगर 1000 होते तो 476 बचते, तो हमारे पास ना 1000 है ना 476 बचने के। हमारे पास बचे हुए कितने 9520। जिसकी वैल्यू दी गई होगी उससे हमेशा भाग लगाना, और जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उसका हमेशा गुणा करना। ये बात तो बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखो। 20 बार कटेगा ये, 4 दूनी 8 होंगे ना, हमेशा संख्याएं पूरी कटेंगी। 20,000, तो कुल मिला के कितने उसके पास थे 20,000, ऑप्शन नंबर सी वाला। लास्ट पूरे क्वेश्चन हो गए।
अब अगर क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर वगैरह जो भी करना होगा तो मैं कर दियो। आर एस अग्रवाल की पूरी कंप्लीट आर एस अग्रवाल भी करावेंगे और साथ साथ राकेश यादव भी शुरू करेंगे बुक अभी। जितनों को ज़्यादा से ज़्यादा बता सको बता दियो। धन्यवाद।